पहुंचे हैं हमारे भाई जयंत चौधरी जी, हमारे भाई समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे समय मेरे साथ लोकसभा में रहे, बहुत लंबे समय लोकसभा में साथी रहे, बहुत प्रखर वक्ता है, लोकसभा में किसान की आवाज बुलंद करने का हमेशा जिनने काम किया। भाई धर्मेंद्र यादव जी हमारे बीच में, हमारे इस इलाके की एक ऐसी आवाज, एक ऐसा संघर्ष नौजवान जिन्होंने हमेशा किसान की, मजदूर की, इस इलाके की आवाज मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक जिन्होंने पहुंचाने का काम किया, जिनका संघर्ष को मैंने देखा है। हमारे भाई पंकज मलिक जी हमारे बीच में हरियाणा से आए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई बार सांसद रहे लोकसभा में, कई बार हरियाणा विधानसभा में, और हुड्डा साहब के, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा में जो संघर्ष शुरू हुआ है, जो संघर्ष जब तक वहां की सरकार हम नहीं पलटेंगे तब तक वो संघर्ष वहां पे जारी रहेगा। उस संघर्ष में जो साथ दे रहे हैं हमारे, आज आपके बीच में आए हैं हुड्डा साहब का संदेश लेके और अपनी बात, क्योंकि पुराना संबंध इनका इस परिवार से है, 3 पीढ़ी का संबंध इनका इस परिवार से है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी, जेपी जी, हमारे सहारनपुर से एक ऐसे नौजवान जिन्होंने वहां से इस योगी सरकार भाजपा के खिलाफ जो बिगुल बजाया, उस बिगुल जब बजता है सहारनपुर से तो उसकी आवाज लखनऊ तक, दिल्ली तक सुनाई देती है। हमारे भाई इमरान मसूद जी अलग अलग दलों से आज ये सर्वदलीय, सर्व जातीय, सर्वधर्मीय एक पंचायत, एक ऐसी पंचायत जो जिस तरीके की घटना घटित हुई, लोकतंत्र पे जो भारी प्रहार हुआ, वो जो हमला हुआ, जो लाठियां बरसाई गई, मैं पूछता हूं आपसे, क्या कसूर था मेरे भाई जयंत चौधरी का? क्या कसूर था? मैं आपसे पूछता हूं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मुझे पता आप तकलीफ में, आप पसीना बहा रहे हैं, मगर एक भावना, भाई जयंत की क्या भावना है, मुझे विश्वास है जो ये पसीना बहा रहे हैं, आप आखिरी शब्द जो जयंत के, भाई जयंत के मुंह से निकलेगा, जो भावना उनके दिल में होगी, उस आखिरी शब्द के, उस संदेश को आप लेके जाएंगे, मुझे विश्वास है। मगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज इस रोष पंचायत में जो आप ये पसीना बहा रहे हैं, ये पसीना संघर्ष को रूप देगा। ये मानना ये पसीना नहीं, ये पसीने से नहीं नहा रहे, आप गंगा स्नान कर रहे हो, गंगा स्नान यहाँ पे कर रहे हो। क्या कसूर था मैं पूछना चाहता हूं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कैसा जंगल राज चल रहा है? यहां पर जो कोई अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं, मगर जो पीड़ित है, उस पीड़ित के आंसू पोंछने अगर एक शरीफ नौजवान, कानून का पालन करने वाले नौजवान, आप सबकी आशाओं के प्रतीक ऐसे नौजवान वहां पे जाते हैं, अपराधी तो खुले घूम रहे हैं, मगर पीड़ित के आंसू पोंछने जो जाता है वो अपराधी बन जाता है, उस पे लाठियां बरसाई जाती हैं। और केवल जयंत जी पे नहीं, इस बार आज ये जो महापंचायत है, प्रजातंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, पूरे विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में विपक्ष की आवाज को निशाने पे लिया जा रहा है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी जी को भी धक्के मिले, प्रियंका गांधी जी के गिरबान तक उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पे पहुंची। मैं उनके साथ था उस दिन, मैं उनके साथ था, मेरे से भी धक्का मुक्की की और उसके बाद हमारे पे मुकदमे बना दिए गए। उसके बाद जयंत जी गए, जयंत जी पे जो जिस तरीके से जो घटित हुआ वो आपने देखा। वो जो जयंत जी पे चोट लगी, उस चोट की दर्द आज पूरे देश के किसान को होनी चाहिए। उस चोट की दर्द केवल आप तक सीमित नहीं है। मैं जमुना पार से आया हूं, उस चोट की दर्द जमुना पार भी हुई है, पूरे
किसान को उस चोट की दर्द हुई है। पहुंचिए, मैं नमन करता हूं इस जय जवान जय किसान को चरितार्थ करती हुई भूमि को, जहां से जन्म लेकर आपके हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने दिल्ली लाल किले तक का सफर तय किया। बड़े बुजुर्गों को याद है, हम भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, जब हिंदुस्तान के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में 1979 में लाल किले से किसान की आवाज बुलंद की गई थी, तो आपका और हमारा सीना चौड़ा हो गया था। आज भी वो जो हम देखते हैं वीडियो के अंदर, सीना चौड़ा हो गया था। पूरे देश के किसान को एक आवाज मिली थी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां कमी आ गई, कहां कमी आ गई। आपको याद होगा 1900, ये वो इलाका है बागपत, 1984 में जब इंदिरा जी का आतंकवादियों ने कत्ल किया, उसके बाद कांग्रेस की सहानुभूति थी। उसके बावजूद 1984 में चौधरी चरण सिंह जी यहां से बड़े बहुमत के साथ दिल्ली पहुंचे थे, वो इलाका है। मगर कहां कमी आ गई जब 2014 में थोड़ी कसर रह गई। जैसे मैंने कहा, देश में मजबूत विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष, जो कसर रह गई 2014 में, यहां से इस इलाके से, तो मैंने दिल्ली का नजारा मुझे नहीं भूलता। वो कोठी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कोठी, देश के 5वें प्रधानमंत्री की कोठी, उस कोठी को भारतीय जनता पार्टी ने, उस कोठी में से बाकी देश में बहुत से म्यूजियम बने हैं, संग्रहालय बने हैं, मगर क्या कसूर था? किसान की आवाज थे, देश की किसान की सर्वमान्य आवाज थे। राजस्थान, नागौर से लेकर और उड़ीसा तक किसान एक था, मगर इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने आपकी आवाज को कमजोर किया है। किसान को धर्म पे और जाति पे बांटकर किसान की आवाज को, किसान के संघर्ष को दबाने का, कुचलने का काम किया है। आपको याद होगा दिल्ली का नजारा कि उस कोठी से मैं आज भी नहीं बोलता, जब सामान को बाहर लेके जाया गया, चौधरी चरण सिंह जी की कोठी थी, वहां से आपके दिल में दर्द होना चाहिए था, हमारे दिल में दर्द था। और इस बार भी 2019 में भी क्या हुआ? 2019 में भी निशाने पे रखा गया। पूरे उत्तर भारत में 14 में तो पहुंच गए थे धर्मेंद्र और हम। इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक हम 2 ही सांसद थे उस समय, मगर 2019 के अंदर निशाने पे रखा गया। जैन जी को निशाने पर रखा गया, चौधरी अजीत सिंह जी को निशाने पर रखा गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सोनीपत पे निशाने रखा गया, और मेरे को रोहतक से निशाने पर रखा गया। कहीं मशीन से, कहीं काबू नहीं आया तो बैलेट से, कैसे ना कैसे कर आपकी आवाज को दबाया जाए। 19 के अंदर भी वही भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। आपके सामने मैं जमुना पार से आया हूं, मेरी एक बात अपने काका ताऊ बड़े बुजुर्गों से कह के जाता हूं, आप मेरी एक बात याद रखना, उस बात को लिख के आप नोट कर लेना। अगर ये किसान एकजुट नहीं हुआ, किसान का संघर्ष एकजुट नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी वालों की तरफ से रणनीति के तहत धर्म और जाति पे यूं ही बढ़ते रहे, तो आने वाले समय में सड़क पे तो आप पिटोगे। आज आपने देखा हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, पिपली में 15 दिन पहले किसान संघर्ष में लाठीचार्ज किस तरीके से हुआ। आपने जैद भाई के साथ वहां पर हाथरस में क्या हुआ वो भी देखा। सड़क पे तो आप पिटोगे और मंडी में आपकी फसल पिटेगी। मैं दोबारा कहता हूं, अगर एकजुट नहीं हुए, अगर किसान एकजुट नहीं हुआ तो सड़क पे तो आप पिटोगे और मंडी में आपकी फसल पिटेगी, और कोई दम भी पिटोगे, थारी फसल भी पिटेगी, और कोई आपको पूछने भी नहीं होगा, कोई पूछने वाला भी नहीं। इसीलिए ये जो कहा जयप्रकाश जी ने
मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, जो कहा धर्मेंद्र जी ने कि भाई जोश के साथ होश, एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी से हमें लड़ाई लड़नी, होश के साथ लड़ाई लड़नी है। जोश, मैं अपने नौजवान भाइयों को देख रहा था, जोश है, भावना है, आपके दिल में चोट पहुंची है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि उस चोट में मैं अपनी तरफ से तो व्यक्तिगत रूप से आया ही हूं, क्योंकि हमारे इस परिवार के साथ 3 पीढ़ी के संबंध हैं। मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी का लंबा साथ, लोकसभा की बात हो, संसद की बात हो, स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की बात हो, लंबा साथ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा। हुड्डा साहब का लंबा साथ चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहा। और आपने तो देखा होगा, आप देखते हो, परखते हो, जयंत को जहां जरूरत होती है, मैं आपसे पूछता हूं, वहां दीपेंद्र कहीं पीछे तो नहीं पाता भाई? तो एक साथ हमारा रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से भी हम आए, मगर हम सब मिलकर, भाई हमारे आदरणीय हरिंदर मलिक जी, हमारे भाई इमरान मसूद जी, हमारे हरियाणा से जयप्रकाश जी, हम लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि जो हो रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए, उस भावना में हम सब साथ हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के आदेश अनुसार यहाँ पे मैं आया हूँ, और मैं अपनी तरफ से उनका जो एक संदेश है वो भी आपके बीच में, उन्होंने संक्षिप्त में अपना जो भावना भरा संदेश रखा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी पर यूपी पुलिस द्वारा किया गया यह व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष पर इस तरह की हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये यूपी सरकार के अहंकार और सरकार के अराजक हो जाने का सूचक है। शायद ये भूल गए कि हमारा देश एक लोकतंत्र है। जनता इन्हें ये याद दिलाएगी। प्रियंका जी की तरफ से संदेश है। तो हमारी पूरी कांग्रेस, हम उस लिहाज से भी आज यहाँ पे आपके बीच में पहुंचे। मैं आखिर में एक और बात कहता हूँ, जो भी संघर्ष की रूपरेखा बने, जोश के साथ होश, हम संविधान को मानने वाले, संविधान और प्रजातंत्र के नियमों का पालन करने वाले, संविधान पर जो मूल प्रति संविधान की है, जहां 14 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के जिनके दस्तखत हैं, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के हैं, वहां मेरे स्वर्गीय दादाजी, आप जानते हैं, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत उस संविधान की मूल प्रति पे उन 14। तो हम संविधान को और प्रजातंत्र को मानने वाले व्यक्ति हैं, मगर संविधान और प्रजातंत्र की सीमाओं में रहकर जो संघर्ष, जैन जी जैसे भी संघर्ष की आवश्यकता पड़े, धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और यूपी की ये सरकार, ये यूपी की अहंकारी सरकार, घमंडी सरकार, और जिस तरीके का बर्ताव किया, हाथरस से जो तस्वीरें आई, मैं तो पंजाब में किसान यात्रा में था, उन तस्वीरों ने दिल को दहलाने का काम किया। ये घमंड, और घमंड ऐसी चीज होती है, बाकी तो दुश्मन बाहर से हमला करता है, घमंड भीतर रह के मारता है। इनको घमंड ज्यादा हो गया है। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, ये जो घमंड इनके भीतर बढ़ गया है, घमंड भीतर रह के ही मारेगा। और घमंड की ज्वाला, वो ज्वाला ऐसी होती है, जो उसमें जलता है वो स्वयं भस्म हो जाता है। आज यहाँ से हम ऐलान करते हैं, सब इस संघर्ष में हम शामिल हैं। जैसी भी जिम्मेदारी लगेगी जमुना पार वालों की, आपके साथ पूरी तरीके से इस संघर्ष में, किसान के संघर्ष में, मान सम्मान के संघर्ष में, आपकी पगड़ी के संघर्ष में, हम कंधे से कंधा मिलाकर छोटे बड़े भाइयों की तरह आपके साथ शामिल हैं। जय हिंद, जय राम जी की, और भाई जय कांग्रेस पार्टी। साथियों, साथियों, हमारे बीच में मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि में लोकतंत्र बचाओ के नारे पे आपके बीच आने वाले विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं का मुजफ्फरनगर की
अभय चौटाला जी आए हरियाणा से, दीपेंद्र हुड्डा जी आज आपके बीच है, जयप्रकाश जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे डायनामो नेता धर्मेंद्र यादव जी यहाँ है, विभिन्न सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे बुजुर्ग यहाँ आए, बाबा लोग आए, और नौजवान जिनका खून गर्म है, पता खून गर्म है कि नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए आज हमने मुजफ्फरनगर का स्थान क्यों चुना, क्योंकि मुजफ्फरनगर का इस क्षेत्र का अपना एक मिजाज है, अपना एक इतिहास है। बड़े बड़े बादशाहों को रास्ता बदलने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया, अपने इतिहास को नहीं भुला सकते। बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत आपने यहां से की, और जब जब लोकदल का कोई आंदोलन हुआ, जब जब उसकी अगुवाई या चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे या चौधरी अजीत सिंह जी ने करी, बड़ी बड़ी पंचायतें यहां हुई, हमने कभी भी हिंसक नहीं होने दिया। ये नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, नेता का दिल बड़ा होना चाहिए। आज इस सूबे की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो किसान को देखते ही खौफ डर जाते हैं। वे चाहते हैं कि क्षेत्र का किसान उठ ना पाए, वे संगठित ना हो पाए। योगी जी, आपको याद होगा कैराना के चुनाव में मैंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? लड़के बता देंगे क्या बात थी। बाबा जी, मेरी आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और वो जो तोड़ मोड़ की बात थी उसके पीछे भी उद्देश्य था। वहां पूरब में घटना हुई थी और आप वहां जनता को जाके जो पीड़ित लोग थे उनको उल्टा धमका रहे थे ऐसे उंगली चलाकर। इसलिए मैंने उस आवेश में आकर, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है, यहाँ के लोग बहुत सहन कर लेंगे लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकते, उस बात को याद करके इसीलिए मैंने वो बात कही थी उंगली तोड़ने की। लेकिन बाबा जी, योगी जी ने तो बात ऐसी ले ली, उन्होंने उंगली नहीं ना जाने क्या क्या तोड़ने की रणनीति वहां बना रखी थी, साजिश रची हुई थी, एक सुनियोजित साजिश थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, योगी जी, बहुत नाम है आपके, मैं आपको कह देना चाहता हूं, आपने कोशिश अपनी कर ली, आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये जो लोग हैं ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरे घर के परिवार के बड़े हैं, ये मेरा खून, और ये मेरा बाल माता भी नहीं होने देंगे। मैं ये भी साफ कह दूं, बात मेरी नहीं थी, हमारा उद्देश्य क्या था, क्यों हम वहां गए थे। चौधरी चरण सिंह जी ने हमें सिखाया था, उन्होंने आपको हाथ पकड़ के सिखाया था, किसी दबे कुचले के साथ, गरीब के साथ कभी कोई अन्याय सहन मत करना, उसके साथ खड़े होना। क्या दोस्त था वहां, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गया, उनको रोका गया, बदतमीजी की गई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां गए, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की गई। समाजवादी पार्टी के नेता गए, वहां गुंडों को तैयार करके उन पर पथराव कराया गया, और जो मेरे साथ हुआ वो तो देख लिया आपने। बड़े लोग जानते हैं, यहाँ टोपी वाले पगड़ी वाले लोग बैठे हैं, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हो, आप एक चीज जानते हो, इंसान की नस्ल की पहचान आप कर लेते हो। बात यह है, आदमी वो होता है जिस वातावरण में वो बड़ा होता है, जो जिस बच्चे को घर में प्यार मिलता है, संस्कार मिलते हैं, बड़ा होके भी अच्छा नागरिक वो आदमी बनता है। मैं जिस घर में बड़ा हुआ हूं, मुझे बचपन से आपने अपनी गोद में खिलाया है, मैंने देश के किसान की वास्तविकता को बचपन से देखा है, वह मेरे रग में है। बुआ जी को आपने
करीब से देखा। सरोज बुआ जी आपको याद होंगी, ज्ञान बुआ जी आपको याद होंगी, आपको दादी जी याद होंगी। जब चौधरी साहब डांट के चल भेज दिया करते थे, दादी जी आपको बुला के पुचकारा करती, याद है कि भूल गए? मेरी बहनें हैं, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मेरे अंदर खून नहीं। अगर इस प्रदेश और देश की किसी बहन किसी बेटी के साथ दुराचार हो और मैं वहां ना जाऊं, ये इंसानियत है। हमें ये इंसानियत जिंदा रखनी है। क्या गुनाह किया था? हम विपक्ष में है, ये हमारा गुनाह है? या गरीब परिवार के साथ? अरे मैंने उनका घर देखा है, कितनी तरह तरह की बातें सरकार के लोग, सरकार के गुर्गे दलाल बना रहे हैं। कह रहे अरे साहब उनको तो बहुत मोटा पैसा मिला। अरे ये तो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। उनके घर को आप जाके देखो, मैं तो आपको भी कहूंगा आप भी जरूर जाके देखना। बेहद गरीब परिवार है, उनके पास खोने को ना कुछ है ना कुछ पाने को है। जो कुछ उनकी थी चीज जिससे वो प्यार करते थे उसे छीन ली गई। और ये कौन से संस्कार होते हैं कि रात के अंधेरे में बिना पिताजी के, बिना माताजी के, बिना भाइयों के आप चिता को आग लगा दोगे, कहोगे ये तो हमारी मजबूरी थी। बताओ यहाँ हिंदू मान्यता के भी लोग हैं, सब धर्मी लोग हैं, सब विचार के लोग हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इतना ज्ञान तो सभी को है, चाहे आर्य समाजी हो चाहे कोई और। हम तो आर्य समाजी हैं, हमें मालूम है। क्या इस बात को ठीक मानते हो, वैध मानते हो? आप आज लखनऊ जाके देख लो, आप अपनी शिकायत लेके जाओगे, कोई गरीब आदमी प्रदेश का जाएगा, कोई विकास की बात करने जाएगा, मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिलेंगे। आपको बताया जाएगा वो पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी वो गोरखनाथ पीठ के मठाधीश है, अभी वो जो है धार्मिक मामलों में कई गाय की पूजा करने लगे हैं। अभी वो आपसे दरबार लगा के मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये बताया जाएगा आपको। और वह आदमी जिसको धर्म का इतना ज्ञान हो, जिन्होंने वेद पढ़े हो, उन्हें ये नहीं मालूम कि रात के अंधेरे में चिता को आग लगाना कितना बड़ा पाप है। योगी जी को सारा मालूम है। ये सब इसलिए किया गया, रफा दफा किया गया, क्योंकि वह चाहते हैं कि दबाया जाए। वे नहीं चाहते, सच्चाई पे पर्दा डालना चाहते हैं, और कोई कारण नहीं है। आपको मालूम है, आंकड़ों को देखो, आंकड़े चौधरी साहब आपको सभा में बुला के देश की अर्थव्यवस्था, देश के तकनीकी पहलुओं पर आंकड़े दिया करते थे। इसलिए मैं आपको आंकड़े रखना चाह रहा हूं, इनके झूठ पे मत जाओ। ये इन्हीं के आंकड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी जो सूची दी है, अभी जो उन्होंने प्रतिवेदन दिया है, उसमें उन्होंने दर्ज किया है वर्ष 2019 में पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध कहीं हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में है। 59,853 मुकदमे दर्ज हैं। एक वर्ष 2019 में 3,065 रेप के मुकदमे दर्ज हैं। इनसे मुंह छुपाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह है, अब जब ये मैं आंकड़े कहूंगा तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कह देगा भाई ये तो हम क्या करें, ये तो संस्कार की बात है, ये तो संस्कार सुधारो, ये तो समाज को देखना है। यही तो कह रहे हैं, आपने देखा, ये कह रहे हैं ना कि समाज की बात। हाँ, समाज की बात। इसमें कानून का पालन भी होना चाहिए, इसमें पुलिस बल को हमें मजबूत भी करना चाहिए, उन्हें मुस्तैद भी होना होगा, समाज की भी बात। लेकिन मैं आपको बताऊं, माया त्यागी कांड याद है कि नहीं? लोगों के अंदर वहां उस समय विशेष चेतना जगाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, और लाखों लोग तब जेल गए थे। और कांड क्या था? कांड यही था जो इस लड़की के साथ हुआ, जो गरीब लड़की के साथ आज होगा। और अगर हम लोगों को वहां जाने से रोका जाएगा, अगर हम लोग समाज में चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, तो कभी जो है उस तरह का व्यापी आंदोलन खड़ा ना हो पाए। ये उनकी मंशा है। योगी जी को रेप से दिक्कत नहीं है, रेप की चर्चा ना करो, ये आंकड़े दबा के रखो। योगी जी को रेप करने वाले से दिक्कत नहीं है,
मंचों पे सुशोभित करते हैं। आपने देखा, भूलना मत, जो एक विधायक संघ था, पूरी सरकार जुटी थी उसे बचाने में, उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, रेप क्यों हो रहे हैं, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास योगी जी और पूरी इनकी सरकार और इनके दलाल करेंगे। ये है सुशासन। क्या ऐसी सरकार को की रचना आप लोगों ने की थी? मैं अपने भाइयों से कह दूं, बहुत मार पड़ ली, बहुत मार पड़ ली और तरीके तरीके से पड़ रही है। किसान बेहद दुखी है। गन्ने की बड़ी फसल यहाँ होती है, पैदावार होती है। आपको मालूम है, चौधरी अजीत सिंह जी ने सारी जितनी मिल है चौधरी साहब ने लगाई और किसी ने नहीं लगाई। अब 6 साल हो गए मोदी जी को और 3.5 साल हो गए योगी जी को। एक मिल छोड़ो, एक कोल्हू में लगा हो, कोल्हू में लगा तो बता दो। और वादे कितने किए थे, हांगकांग बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, चीन हमारी तरफ देखेगा नहीं, पाकिस्तान का इलाज कर देंगे, सारी बात कही। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पहला हम निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, किसान के पक्ष में लेंगे, रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज भी दावा करते हैं कि हमने एमएसपी का 50% मुनाफा किसान को दे दिया, बांट दिया किसानों। किसान की आय दुगनी होने जा रही है, दुगनी होने जा रही है। क्या 29 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों में 4,942 करोड़ बकाया था। मैं ब्याज की नहीं कह रहा। और 29 सितंबर 2020 को, एक साल बाद, 8,500 करोड़ का बकाया है। अब बताओ, दुगने हो रहे हो या आधे हो रहे हो? और ये तब है जहां आपातकालीन स्थिति। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कि हमने आत्मनिर्भर पैकेज दे दिया, पता नहीं 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, कितने पैसे बांटे, और आपके बट में कितने आए हो बता दो। और पूरा का पूरा गन्ना भुगतान भी अगर उसमें जोड़ लेते और एक कलम को चढ़ा करके ये 8,500 करोड़ किसानों के खातों में सीधा आपको पहुंचा देते, तो हम लोग भी यहाँ ताली बजाते कि मोदी जी आपने किसानों की रखवाली की। लेकिन ऐसा इनसे किया नहीं गया, उल्टा वार किया। हमारे पंजाब के अगर कोई साथी हो, हरियाणा के कुछ साथियों, मैं चाहता हूं उनके लिए आप विशेष ताली बजाओ कि वहां के किसान जिस तरीके से संगठित होकर लड़ रहे हैं, बहुत कुछ हमें उनसे सीखना है। और हमारे भाई 3 नए कानून लाए, नए कानून। कितने लोगों को पता है वो कानून क्या है, क्या नहीं पता है? नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता है। दावा ये है कि एक झटके में मोदी जी ने सारे बिचौलिए खत्म कर दिए। नहीं, बिचौलिए खत्म नहीं किए। वे तो जो आड़ती हैं, जो मंडी में बैठते थे, उन्हें कमजोर किया है और नए बिचौलिए खड़े कर दिए जो नौकरी करेंगे, और नौकरी करेंगे सिर्फ अदानी और अंबानी की। और 5 साल में जैसे रेल बिक रही है, जैसे एयर इंडिया बिकने जा रही है, सरकार बैंक बेच रही है, सरकार LIC बेचना चाहती है, 5 साल के अंदर ये मंडी में जब किसान जाएगा नहीं, उसके बाद कह देंगे वे मंडी में सरकार खरीद नहीं सकती। और सरकार खरीदेगी भी तो अंबानी और अदानी से खरीदेगी। MSP का फायदा एक भी किसान को देश में नहीं पहुंचेगा। और स्वामीनाथन आयोग की बात, मुंजी का क्या हाल है? मुंजी पिट गई। अगर C2 + 50% का फॉर्मूला इन्होंने लगाया होता, लागू किया होता, आपको 630 रुपए अतिरिक्त MSP में मिल गए होते। आपको गेहूं के MSP में 225 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त सरकार द्वारा घोषित दाम होता। इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने दिया नहीं। वो तो यही काम कर रहे हैं जैसे हमारा माइक कर रहा है। बहुत बात हुई है, सवाल ये है, अब आपको जागने का वक्त। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, बहुत से लोग जो आज आए हैं, हो सकता है पिछले चुनाव में वे साथ ना रहे। बहुत से लोग दूसरे दलों में हैं, उनकी भावना जुड़ी है, वे आहत हुए। मुझे कर्नाटक, ओडिशा, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क हो रहे हैं, फोन हो रहे हैं, कह रहे हैं गलत हुआ जाए,
ये बहुत गलत परंपरा हो गई, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं आपके तरफ हाथ बढ़ा के कहना चाहता हूं, अपने घर लौट लो, यहां आपका सम्मान होगा। मैं आपको आह्वान करने आया हूं, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, लेकिन अपने भाई की, अपने खून की पुकार सुन लो और अपने संगठन को मजबूत करो। और ये भाई आपको वादा करता है, ये भाई आपको वादा करता है, मैंने 2 लठ खाए हैं, मैंने सिर्फ 2 मात्र लठ खाए हैं, लेकिन अगर आपके हित के लिए 100 लठ भी खाने पड़े, मैं खाने को तैयार। लेकिन आप देख लो, चौधरी चरण सिंह जी का मंत्र याद रखो, एक आंख लखनऊ और दिल्ली के कुर्सी पे रखो। हम आंदोलन करने निकलेंगे, निरंतर आंदोलन करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। 12 तारीख में मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, मथुरा में हम ऐसी पंचायत करेंगे, वहां भी आप पहुंचे। ये कारवां रुकने वाला नहीं है, लेकिन ये तो सामाजिक आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है, इसे राजनीतिक आंदोलन करना है तो जिस तरह आपके भाई को लाठी मारी, ये लाठी